हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रांस के पेरिस सिटी में एक रूमर मीन्स अफवाह फैल जाती है कि जो फ्रांस का राजा है लुई 16 वो सेना को लोगों पर गोलियां चलाने का ऑर्डर देने वाला है। इससे लोग भड़क गए और 14 जुलाई 1789 को उन्होंने बेस्टिल फोर्ट पर अटैक किया। उन्हें बेस्टिल फोर्ट में गन पाउडर और हथियार मिलने की उम्मीद थी, परंतु वहां हथियार नहीं मिले और इस लड़ाई में बेस्टिल फोर्ट का कमांडर मारा गया। यहाँ उन्हें 7 प्रिजनर्स मिले जिन्हें रिलीज कर दिया गया। इसलिए 14 जुलाई को फ्रांस का नेशनल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन फ्रांस में ये सब क्यों हो रहा था, इसके क्या कारण थे, यह जानने के लिए पढ़ेंगे उस समय की फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। फ्रेंच सोसाइटी इन लेट 18th सेंचुरी। In 1774, Louis XVI of Bourbon family फ्रांस का राजा बना। He was 20 years old and married to Austrian princess Mary Antoinette. लुई 16 ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद कराने में मदद की थी। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का कॉमन एनिमी था। इस वॉर के चलते फ्रांस पर 1 बिलियन लिवरे का कर्ज और बढ़ गया, जो कि पहले से ही 2 बिलियन लिवरे था। 18th सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी, लेकिन सिर्फ थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ही टैक्स पे करते थे। फर्स्ट एस्टेट थे क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट में आते थे बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स। पीजेंट्स मेड अप about 90% of the population. About 60% of the land was owned by nobles and the church. अब देखते हैं टैक्सेस इन फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में मेनली 2 टैक्सेस थे, टाइल एंड टाइल। इसे रिलीजियस टैक्स भी कहते हैं। यह टैक्स चर्च वसूल करता था। यह आपको अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10 देना होता था। टाइल, यह टैक्स सीधे स्टेट को पे किया जाता था और ऐसे ही बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे। स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने का संघर्ष। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी, जो 1789 में 28 मिलियन हो गई थी। इसलिए फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज हो गई और ब्रेड के प्राइसेस भी काफी जल्दी बढ़ने लगे। हालात और खराब हो जाते थे अगर सूखे या हेल से फसलें खराब हो जाती थी। इससे सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाता था। अब हम डिफाइन करते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस यह एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जहां बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी जीवित रहने के लिए बेसिक चीजें, बेसिक साधन भी खतरे में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेस एन एंड टू प्रिविलेज। 18th सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप एमर्ज हुआ, एक सोशल ग्रुप राइज हुआ जिसे मिडिल क्लास कहा गया। वे अर्न करते थे थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के अलावा थर्ड एस्टेट में प्रोफेशंस जैसे लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ये भी आते थे। ये सभी एजुकेटेड थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड, और इनका मानना था कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, कि किसी भी ग्रुप को जन्म से स्पेशल अधिकार नहीं है। अब जॉन लोक ने अपने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में
डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क मीन्स राजा के देवी अधिकार और मोनार्की का खंडन किया। रूसो ने एक नया आइडिया फॉरवर्ड किया। ये आइडिया क्या था? अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में गवर्नमेंट के पावर के डिवीजन की बात कही। मीन्स गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर था, किसके बीच में? बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। अब देखते हैं आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन कि रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। लुई 16 को टैक्सेस को इंक्रीज करना था, बट फ्रांस में पुराने राजतंत्र के अकॉर्डिंग राजा, किंग अपनी अकेली मर्जी से टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकता था। monarch didn't have the power to impose taxes according to his will alone. इसके लिए उसे एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाना पड़ता था और एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाकर उससे नए टैक्सेस के प्रपोजल को पास कराना होता था। एस्टेट जनरल क्या थी? एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। इससे पहले लास्ट मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। अब हम एस्टेट जनरल को समझते हैं। एस्टेट जनरल में तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। इसमें फर्स्ट एस्टेट से 300 मेंबर्स होते थे, सेकंड एस्टेट से 300 मेंबर्स होते थे और थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स होते थे। हर एस्टेट का एक वोट होता था। इस बार भी दिस टाइम आल्सो लुई 16 सेम मेथड फॉलो करना चाहता था, बट थर्ड एस्टेट ने डिमांड रखी कि पूरी असेंबली से वोटिंग कराई जाए जहां पर हर एक मेंबर का एक वोट हो। इट मींस फर्स्ट एस्टेट के 300 वोट्स एंड सेकंड एस्टेट के 300 वोट्स एंड थर्ड एस्टेट के 600 वोट्स हो। और जब किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स असेंबली से बाहर चले गए और प्रोटेस्ट करने लगे। ऑन 20 जून ये वर्साई के इंडोर टेनिस हॉल में इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने ओथ ली कि फ्रांस के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जो मोनार्क या किंग की पावर्स को लिमिट करे। इसे टेनिस कोर्ट ओथ भी कहते हैं। इनके लीडर थे मिराबियो और आबेसिए। 27 जून 1789 को लुई 16 ने नेशनल असेंबली को एक्नॉलेज कर दिया था। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मोनार्की की पावर्स को सीमित करना, लिमिट करना, टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन ने 1791 में पावर टू मेक लॉज उन लोगों के हाथ में दी जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं था। नॉट ऑल द सिटीजन्स हैड द राइट टू वोट। ओनली मैन अबव 25 इयर्स ऑफ एज, केवल मैन जो 25 इयर्स से अबव हैं और जो इतना टैक्स पे करते हैं जो कि उनके 3 डेज वेजेस यानी कम से कम 3 दिन की मजदूरी के जितना टैक्स पे करते थे, उन्हें एक्टिव सिटीजन का स्टेटस दिया गया। रिमेनिंग मैन एंड ऑल द वुमेन, रिमेनिंग मैन मीन्स 25 इयर्स से बिलो सभी मैन एंड
25 ईयर्स से अबो वो मैन जो कि टैक्सेस पे नहीं करते थे, उन्हें पैसिव सिटीजन कहा गया। Abolishes monarchy and becomes a republic. लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिए थे, बट entered into secret negotiation with the king of Prussia. बट प्रशिया के राजा के साथ सीक्रेटली उसकी बातचीत चल रही थी। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज, दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के रूलर्स भी टेंशन में थे, इसलिए इन रूलर्स ने फ्रांस में होने वाले इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए सेना भेजने का प्लान बनाया। बट बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा होता उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोट करके प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल क्लब्स के बारे में। पॉलिटिकल क्लब्स एक इंपॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट होता था गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करने का और एक्शंस के लिए प्लान करने का। जैकोबिन क्लब सबसे सक्सेसफुल क्लब था। जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, वो जनरली सोसाइटी के लेस प्रोस्पेरस सेक्शन से आते थे। इनमें जैसे छपाई करने वाले, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले आदि। इनका लीडर था वो मैक्सिमिलियन रोबस्पियर था। जैकोबिन्स को सो कुलतास के नाम से जाना जाता था, जिसका मीनिंग है those without knee breeches. सो कुलात मैन रेड कलर की कैप पहनते थे जो कि लिबर्टी का सिंबल थी, लेकिन वुमेन को ऐसा करना अलाउड नहीं था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त की सुबह उन्होंने पैलेस ऑफ टुलेरिए के महल पर धावा बोल दिया, किंग्स के गार्ड्स को मार डाला और राजा को कई घंटों तक बंदी बनाए रखा। बाद में लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली ने रॉयल फैमिली को जेल में डालने के लिए वोट किया। उसके बाद इलेक्शंस हुए और अब 21 ईयर्स से अबो ऑल मैन गॉट द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। न्यूली इलेक्टेड असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। ऑन 21 सितंबर 1792 न्यूली इलेक्टेड असेंबली ने मोनार्की को अबोलिश कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। लुई 16 was sentenced to death by the court on the charge of treason. राजद्रोह के आरोप में लुई 16 को मौत की सजा सुनाई गई और बाद में क्वीन एंटोनियट के साथ भी सेम हुआ। ऑन 21 जनवरी 1793 उसे पब्लिकली फांसी दी गई एट द पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड। द रीजन ऑफ टेरर, आतंक राज। लीडर था मैक्सिमिलियन रोबस्पियर। रीजन ऑफ टेरर का टाइम था 1793 से 1794। उस टाइम गवर्नमेंट थी जैकोबिन। गिलोटिन, ये एक डिवाइस था जिसमें 2 पोल्स होते थे और एक ब्लेड होता था, जिससे किसी भी पर्सन को बिहेडेड किया जाता था, मीन्स सिर काटकर अलग कर दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। रोबस्पियर ने कंट्रोल और पनिशमेंट की बहुत ही हार्ड पॉलिसी बनाई। उसके एनिमीज को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था और अगर वो गिल्टी मिलते थे तो देन दे वर आल्सो गिलोटाइन्ड। ट्रेडिशनली मोन्स्योर और मदाम की जगह ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन को सितोयेन एंड सितोयीन कहा जाता था।
रोबस्पियर के सपोर्टर भी अब उसकी पॉलिसीज में कुछ नरमी चाहते थे। रोबस्पियर की जो पॉलिसीज थी वो इतनी सख्त हो गई थी कि अब उसके सपोर्टर्स ने भी मॉडरेशन के लिए डिमांड करनी शुरू कर दी थी। फाइनली जुलाई 1794 को कोर्ट ने रोबस्पियर को दोषी ठहराया। He was arrested and on the next day he was also guillotined. डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल के बाद, आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, फ्रांस की वेल्दियर मिडिल क्लास के पास पावर आ गई। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जिसने बिना प्रॉपर्टी वालों के नॉन प्रोपेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वोटिंग राइट्स को मना कर दिया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल और इन्होंने 5 मेंबर्स वाली डायरेक्टरी को अपॉइंट किया। यह इसलिए किया गया ताकि एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर ना रहे, जैसे कि जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम पे रोबस्पियर के पास थी। However, डायरेक्टर्स यूजुअली क्लैशेस कर जाते थे और किसके साथ करते थे? काउंसिल के साथ। डायरेक्टरी की इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट मिलिट्री डिक्टेटर, इसके लिए रास्ता बन गया था। वुमेन पार्टिसिपेशन। Women started their own clubs and newspapers. फ्रांस में लगभग 60 वुमेन क्लब्स थे, जिनमें सबसे फेमस क्लब था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इनकी मेन डिमांड थी मैन के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। दे वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा। स्टार्टिंग ईयर्स में गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ सुधार किए, जैसे डाइवोर्स को लीगल बनाया और बोथ मैन एंड वुमेन इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। वुमेन की स्ट्रगल पॉलिटिकल इक्वल राइट्स के लिए चलती रही अप्रोक्स 200 ईयर्स तक। इन लास्ट फाइनली 1946 में फ्रेंच वुमेन वन द राइट टू वोट। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। जैकोबिन गवर्नमेंट का सबसे रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। जो कॉलोनीज थी कैरिबियन में, वो इंपोर्टेंट सप्लायर थे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी के। बागानों में, प्लांटेशंस में शॉर्टेज ऑफ लेबर को कैसे पूरा किया जाता था, उसके लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किया जाता था। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में होता था। स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट बोर्दे पोर्ट से अफ्रीकन कोस्ट तक जाते थे और वहां वो स्लेव्स खरीदते थे। 1794 की कन्वेंशन ने सभी स्लेव्स को फ्री कर दिया था। आफ्टर 10 इयर्स नेपोलियन ने दोबारा से स्लेवरी शुरू कर दी। स्लेवरी फाइनली अबोलिश हुई 1848 में। अब देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का कंक्लूजन। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया था। उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लॉज को रीइंट्रोड्यूस किया और वेट या मेजरमेंट के लिए एक जैसा सिस्टम शुरू किया। इनिशियली शुरुआत में नेपोलियन सबको लिबरेटर मींस आजाद करने वाला लगता था, परंतु बहुत ही जल्द नेपोलियन की आर्मी हर जगह दिखाई देने लगी। वह फाइनली 1850 में वॉटरलू में हार गया। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज थे, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट विरासत थे। ये विचार 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए थे।